नमस्कार फ्रेंड्स, यूपी स्टैटिक जेके क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो उत्तर प्रदेश की मिनी जीके आती है, एक बुक आती है उत्तर प्रदेश मिनी जीके। इसमें सभी जो होते हैं वन लाइनर फॉर्म में दिए होते हैं और सभी क्वेश्चन जो होते हैं वन लाइनर फॉर्म में होते हैं और सभी टॉपिक वाइज होते हैं। अगर आप ये बुक पूरी देख लेते हो तो यूपी जीके से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें सभी विधिवत दिया होता है और सभी एक साथ दिया होता है। तो पहले नंबर में देखते हैं कि वन्य जीव विहार यूपी के देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है हमारा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2073 वर्ग किलोमीटर है। और कहाँ है दोस्तों? ये गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में पड़ता है और मुरादाबाद के क्षेत्र में भी पड़ता है। कौन सा? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। और इसके बाद है हमारा राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। और कितना क्षेत्रफल है इसका? 635 वर्ग किलोमीटर है। और कहाँ दोस्तों? ये इटावा एवं आगरा के क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद एक कैमूर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1982 में। कितने क्षेत्रफल में है ये? 501 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ही है। और कैमूर वन्यजीव विहार दोस्तों कहाँ है? ये सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद है हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? इसकी स्थापना हुई थी 1970 में और इसका क्षेत्रफल कितना है? 490 वर्ग किलोमीटर है। कहाँ पड़ता है ये? लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। इसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव विहार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। कितना क्षेत्रफल है? 457 वर्ग किलोमीटर है। कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। इसके बाद है सोहेलवा वन्यजीव विहार। सोहेलवा वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कितना क्षेत्रफल है? 452 वर्ग किलोमीटर है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? गोंडा एवं बहराइच जिलों में पड़ता है, मतलब इसका क्षेत्रफल जो है। अगला है कि सुहागी बरवा वन्यजीव विहार। ये इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। कितना क्षेत्रफल है? 428 वर्ग किलोमीटर है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? सुहागी बरवा महाराजगंज जिले में पड़ता है। इसके बाद एक कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। कितना क्षेत्रफल है? 410 वर्ग किलोमीटर है। और कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये बहराइच जिले में पड़ता है। इसके बाद है रानीपुर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हुई थी 1977 ईस्वी में। कितना क्षेत्रफल है इसका? 230 वर्ग किलोमीटर है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये बांदा जिले में पड़ता है, जो कहाँ है दोस्तों? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार स्थापना हुई थी 1972 में। कितना क्षेत्रफल है? सबसे छोटा है, कितना है? 227 वर्ग किलोमीटर। और कहाँ पड़ता है दोस्तों? लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं नगर और उनके उपनाम। यूपी के कुछ नगर और उनके उपनाम कौन कौन? जैसे आगरा है। आगरा को क्या कहते हैं? ताज नगरी कहते हैं। अयोध्या क्या बोलते हैं? राम जन्म भूमि स्थल बोलते हैं। अलीगढ़ ताला नगरी कहते हैं इसको। इलाहाबाद को कहते हैं संगम नगरी। मथुरा को क्या बोलते हैं? कृष्ण नगरी। कन्नौज को बोलते हैं खुशबुओं का शहर। लखनऊ को क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर बोलते हैं। फिरोजाबाद को बोलते हैं सुहाग नगरी। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके बाद है जिलों के परिवर्तित नाम। जिलों के परिवर्तित नाम, जैसे महामाया नगर को पुनः क्या कर दिया गया? हाथरस कर दिया गया। रामाबाई नगर को कानपुर देहात कर दिया गया। इसके बाद है छत्रपति साहू जी नगर को क्या कर दिया गया दोस्तों? अमेठी कर दिया गया है पुनः, इसका नाम बदल के। और देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। अगर ये आप पूरे क्वेश्चन देख लेते हो तो हमें विश्वास है कि यूपी जीके का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब देखो काशीराम नगर को क्या कर दिया गया दोस्तों? कासगंज कर दिया गया। और प्रबुद्ध नगर को क्या कर दिया गया पुनः? शामली कर दिया गया। और पंचशील नगर को क्या कर दिया गया पुनः? हापुड़ कर दिया गया। ज्योतिबा फूले नगर को पुनः क्या कर दिया गया? अमरोहा कर दिया गया। और भीमनगर को क्या कर दिया गया दोस्तों? संभल कर दिया गया पुनः, इसका नाम बदल के। और अब देखते हैं कि 2018 में कुछ नाम बदले गए थे कौन कौन से, जैसे मुगलसराय जंक्शन, इसको क्या कर दिया गया दोस्तों? इसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया गया। और इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया। और फैजाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया? अयोध्या कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं प्रमुख खनिज। प्रमुख खनिजों से मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, जैसे जो बॉक्साइट है और रॉक फास्फेट कहाँ मिलता है दोस्तों? ये बांदा में मिलता है। और पायराइट्स और एस्बेस्टस ये कहाँ मिलता है दोस्तों? ये मिर्ज़ापुर ज़िले में मिलता है। और यूरेनियम और तांबा कहाँ मिलता है दोस्तों? यूरेनियम और तांबा मिलता है ललितपुर में, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में पड़ता है। 3 ओर से ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, यह भी याद रखिएगा। इसके बाद में है
हीरा। हीरा दोस्तों कहाँ मिलता है? अल्प मात्रा में बांदा और मिर्ज़ापुर ज़िले में मिलता है। और कोयला कहाँ मिलता है दोस्तों? सिंगरौली सोनभद्र ज़िले में मिलता है। इसके बाद संगमरमर। संगमरमर भी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में मिलता है अल्प मात्रा में। और डोलोमाइट कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा में मिलता है। कौन? डोलोमाइट पत्थर। इसके बाद जिप्सम। जिप्सम दोस्तों मिलता है हमीरपुर और झांसी में। इसके बाद वेराइट्स और एंडालोसाइट दोस्तों ये मिलता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएँ। बहुउद्देशीय परियोजनाएँ सभी क्वेश्चन दोस्तों टॉपिक वाइज हैं, और टॉपिक वाइज पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, और विधिवत पेपर में आपकी अच्छी तैयारी के साथ आप लोग जाओगे। जैसे रिहंद बांध परियोजना किस नदी पर बनी है दोस्तों? रिहंद नदी पर बनी है। और माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पर बनी है। और रामगंगा परियोजना कहाँ बनी दोस्तों? ये मध्य गंगा परियोजना है। और शारदा परियोजना घाघरा नदी परियोजना है दोस्तों, घाघरा नदी पर बनी है। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना और ओबरा जल विद्युत केंद्र गंडक परियोजना के नाम से ये हैं दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाएं, याद रखिएगा। इसके बाद अब देखते हैं नदियों के किनारे बसे नगर। नदियों के किनारे जैसे आगरा है, आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। एक नया क्वेश्चन दोस्तों इससे फंसता है। और जो बटेश्वर है, बटेश्वर यमुना नदी के किनारे। इलाहाबाद दोस्तों गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर है, याद रखिए। और कानपुर दोस्तों गंगा नदी के किनारे है। वृंदावन है जो यमुना नदी के किनारे है। और गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे। और मथुरा यमुना नदी के किनारे है, याद रखिएगा। और भी देख लेते हैं। और राजघाट, राजघाट गंगा नदी के किनारे है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। और हमीरपुर दोस्तों यमुना नदी के किनारे है। इसके बाद है कौशाम्बी। कौशाम्बी दोस्तों कहाँ है? यमुना नदी के किनारे। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे। और गाजीपुर भी गंगा नदी के किनारे है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। अब देख लेते हैं विविध। यूपी विविध मतलब कि विविध तथ्य जो हैं ये किसी टॉपिक में नहीं, इनको अलग से ही लिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। और अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी दोस्तों? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये थे राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? चंद्र भान थे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष। इसके बाद है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। अगला है कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र आणविक परियोजना कौन सी दोस्तों? नरौरा, जो कहाँ पड़ती है? बुलंदशहर जिले में पड़ती है। ये उत्तर प्रदेश की मात्र आणविक परियोजना है, एकमात्र। अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है दोस्तों? कानपुर है। इसके बाद अगला है कि सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा कहाँ है दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ, जो वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला है कि स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 में मेरठ में हुआ था, याद रखिएगा। अगला काशी विद्यापीठ में पठन पाठन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने क्या किया था? आरंभ किया था, याद रखिएगा। अगला है कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? अयादशा था। अगला है कि प्राचीन काल में कन्नौज कान्यकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। क्या नाम था? कान्यकुब्ज। अब दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है दोस्तों? प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। मध्य देश वर्तमान में उत्तर प्रदेश कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेद, वत्स और मल्ल महाजनपद शामिल थे। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है उसमें ये क्या थे? सभी महाजनपद शामिल हुआ करते थे, तब जाके उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। अब देखते हैं दोस्तों मिर्ज़ापुर, बुंदेलखंड और प्रतापगढ़ के सराय नाहर क्षेत्र में खुदाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त प्राचीन और नवीन पाषाणकालीन औजार हथियार कहाँ प्राप्त हुए दोस्तों? मेरठ के आलमगीर में जो हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं उनसे यह ज्ञात हुआ है कि यहाँ का इतिहास बहुत ही प्राचीन रहा है। अगर देखा जाए प्राचीन हथियार कहाँ दोस्तों? मेरठ के आलमगीरपुर से मिले हैं जो हड़प्पा कालीन थे, याद रखिएगा। इसके बाद अगला है कि मध्य पाषाणकालीन मानव के अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा मादाहा से भी मिले। भी क्वेश्चन बनता है कि मध्यकालीन पाषाण मानव के अस्थिपंजर कहाँ से मिले? कहाँ से मिले दोस्तों? प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा मादाहा से प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद में
मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण पत्थर के परिष्कृत औजार भी कहाँ से मिले हैं दोस्तों? दक्षिणी उत्तर प्रदेश से मिले हुए हैं। इसके बाद है कि इलाहाबाद जिले के 9 पाषाण स्थलों को यह विशेषता है कि यहाँ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भी चावल का उत्पादन होता था। ये कहाँ से मिला दोस्तों? इलाहाबाद में। इलाहाबाद से क्या मिला है? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भी चावल उत्पादन होता था। ये प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये इलाहाबाद जिले से मिले हैं। इसके बाद तत्कालीन बर्तनों में पालिश वाला मृदभांड, धूषण मृदभांड, मंदवर्ण आदि भी अतरंजी खेड़ा, राजघाट, कौशाम्बी और कहाँ से? शोक से मिले हुए हैं। आप लोग देख सकते हो ये सभी जो हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों महाजनपद और उनकी राजधानी। दोस्तों जो कुरु है, कुरु महाजनपद दोस्तों किससे मिलकर बना था? मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर से मिला था। और पांचाल क्षेत्र में कौन था दोस्तों? बरेली थी, बदायूं और फर्रुखाबाद था। सूरसेन में दोस्तों मथुरा के आसपास का क्षेत्र सम्मिलित था। और वत्स में क्या था? इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र सम्मिलित था। कहाँ? वत्स में। और कौशल में कौन सा क्षेत्र था दोस्तों? अवध क्षेत्र था। और जो मल्ल क्षेत्र पड़ता है जिला देवरिया पड़ता है। और काशी में क्या पड़ता है दोस्तों? वाराणसी, अंग, ये भागलपुर का क्षेत्र पड़ता था। और इसके बाद मगध जो है दोस्तों दक्षिणी बिहार का क्षेत्र था। वह जी दोस्तों जिला दरभंगा और मुजफ्फरपुर इसमें शामिल हुआ करता था। और चेदी जो कहाँ पड़ता था दोस्तों? बुंदेलखंड का क्षेत्र चेदी क्षेत्र में पड़ता था। और मत्स्य ये जयपुर का क्षेत्र पड़ता था। और अस्मक गोदावरी घाटी में। अवंती मालवा का क्षेत्र था। और गंधार पश्चिमोत्तर जो कहाँ है? पाकिस्तान में है, इस गंधार क्षेत्र में पड़ता था। और दोस्तों कंबोज कहाँ पड़ता था ये? और इनकी राजधानी भी आप लोग देख सकते हो, इनकी सभी राजधानी भी थी। और भी कुछ तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इसके बाद क्या है दोस्तों? बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। इसके बाद है महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनगर पहुँचे और जहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण कहा गया था गौतम बुद्ध की मृत्यु को। इसके बाद है कि 1840 से 1853 के मध्य झांसी, जालौन और हमीरपुर डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। कब? 1840 से 1853 ईस्वी के मध्य। इसके बाद 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से दोस्तों? मेरठ से हुई थी। और 1857 के इस विद्रोह में शीघ्र ही अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद को स्वतंत्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों व जमींदारों ने अपने यहाँ सरकारें स्थापित कर ली थीं। और शेष क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।